All of you. Today we will learn another new word which is abstruse. Abstruse means difficult to comprehend or understand. Obscure ऐसी चीज़ जो आपको समझने में, पढ़ने में या देखने में मुश्किल लगे, जो पजलिंग हो, जो क्रिप्टिक हो या जो घुमावदार हो, या ऐसी चीज़ जो इजीली आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँ, उसे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो obscure है, abstruse है. It means difficult to comprehend or understand. It is called obscure. Right, the synonyms are obscure, cryptic, inscrutable, enigmatic, mysterious, perplexing, baffling, intricate, labyrinthine, convoluted. The synonyms are obscure, cryptic, inscrutable, enigmatic, mysterious, perplexing, baffling, intricate, labyrinthine, convoluted. इन सब का मतलब ये है कि कोई चीज़ घुमावदार है, कोई मुश्किल है चीज़, कोई चीज़ ऐसी है जो जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या पजलिंग किस्म की कोई चीज़ हो, या कोई मिस्टीरियस चीज़ हो जिसको हम समझ ना पाएँ, अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, या वो मुश्किल हो. राइट, द एंटोनिम्स आर ल्यूसिड, कोहेरेंट, pellucid, perspicuous, articulate, legible, unambiguous, explicit, transparent, obvious. These are the antonyms of this word obstruse. और इनका मतलब ये है कि जो चीज़ क्लियर हो, ल्यूसिड हो, ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, पेल्यूसिड हो, परस्पिकुअस हो, आर्टिकुलेट हो, लिजिबल कहते हैं जो जिस चीज़ को हम इजीली रीड कर पाएँ उसे हम कहते हैं लिजिबल. अनएम्बिगुअस, एम्बिगुअस मीन्स जिसकी दो मीनिंग्स हो, एम्बिगुअस हो, या जिस चीज़ में हमें एम्बिग्विटी होती है मीन्स जिसमें हमें कन्फ्यूजन होती है उसे हम एम्बिगुअस कहते हैं. बट दिस इज़ अनएम्बिगुअस. अनएम्बिगुअस मीन्स जो चीज़ क्लियर हो और एक्सप्लिसिट हो, ट्रांसपेरेंट हो, ऑब्वियस हो. Now just read the sentences, how to use these synonyms in the sentences. The author's writing was obscure, making it difficult to understand. जो राइटर था उसकी राइटिंग क्या थी? ऑब्सक्योर थी, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड थी, अनक्लियर थी. इसलिए क्या हो रहा था? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो मुश्किल थी समझने के लिए. द क्लूज लेफ्ट बिहाइंड वर क्रिप्टिक, लिविंग अस गेसिंग अबाउट देयर मीनिंग्स. जो क्लूज़ थे जो रह गए थे वो बहुत ही क्या थे? मुश्किल थे. इसलिए हमें क्या, हम गेस ही करते रहे उसकी मीनिंग्स. जैसे मोस्टली ये गेम्स होती हैं कि आपको जो है वो अल्फ़ाबेट्स और दिए जाते हैं जिसमें आप लोग क्या कर रहे होते हैं, उनसे एक वर्ड बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो ये बिल्कुल उसी चीज़ का एग्जाम्पल है. द डिटेक्टिव्स expression was inscrutable as he studied the evidence. अब इसमें डिटेक्टिव्स का मतलब ये है कि भाई जो इन्वेस्टिगेटर था उसके एक्सप्रेशंस थोड़े ऐसे थे जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उसने ही जो है वो स्टडी किए थे एविडेंसेस. जो उसने ही कंक्लूजन्स निकाले थे और उसी ने ही एविडेंसेस फाइंड आउट किए थे. द पेंटिंग वाज एनिग्मेटिक, लिविंग व्यूवर्स टू interpret its meaning for themselves. The painting was enigmatic, leaving viewers to interpret its meaning for themselves. अब जो पेंटिंग थी वो बहुत ही ऐसी थी, अनक्लियर थी, या वो डिफरेंट मीनिंग्स दे रही थी. सपोज़ आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, कोई पेंटिंग हो गई, तो हर बंदा अपने हिसाब से रिफ्लेक्शन ले रहा होता है. राइट, सो इसमें भी लिविंग व्यूवर्स टू इंटरप्रीट इट्स मीनिंग फॉर देमसेल्व्स, वो खुद ही इंटरप्रीट कर रहे थे उस पेंटिंग को जो बहुत ही इनिग्मेटिक थी. द स्टोरी लाइन वॉज मिस्टीरियस, कीपिंग अस गेसिंग अनटिल द वेरी एंड. जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ही मिस्टीरियस थी, अनप्रेडिक्टेबल थी, या जिसको हम गेस नहीं कर पाते, या ऐसी थी जो हम लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाते, या अनक्लियर थी. जैसे कोई ड्रामा या मूवी
होती है तो हम उसके बारे में, उसकी एंडिंग के बारे में गेस ही करते रहते हैं कि इसकी एंडिंग क्या होगी, अब ये एंड कब होगा। तो सिमिलरली द स्टोरी लाइन वॉज मिस्टीरियस कीपिंग अस गेसिंग अंटिल द वेरी एंड। हम लोग एंड तक गेस ही करते रहे, राइट। The next sentence is the conversation was perplexing, leaving us confused about what had been said। जो conversation थी, बातचीत जो थी वो बहुत perplexing थी, difficult थी, enigmatic थी। इसलिए क्या हो रहा था, leaving us confused about what had been said। उसकी वजह से हम लोग जो है वो कंफ्यूज थे और ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या बोला गया है। जैसे कभी कभार आपको टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और इतनी जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि you cannot make out and you are actually unable to decipher and comprehend from the message because it is perplexing, it is unclear, and it is enigmatic. The design of the building was intricate with many twists and turns। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो जब सब कॉन्टिनेंट होता था, मतलब जब हम इंडिया एंड पाकिस्तान वर अनडिवाइडेड, राइट, तो अब आप वो बिल्डिंग्स जो देखेंगी इधर, या जो मॉस्क हो गई या मेजर बिल्डिंग्स हैं, तो उस पर जैसे आप मकली हिल्स ही चले जाएं या मकली ग्रेवयार्ड, उधर आप देखेंगे कि इतनी तो कोई और इंट्रिकेट किस्म की और परप्लेक्स्ड किस्म की उन पे की गई है। जैसे आयतें उस पत्थरों पे देखें आप, ये कैसे लिखी हुई हैं, तो वो जैसा बिल्डिंग्स बनाते थे उनकी भी एक यूनिक डिज़ाइन होती थी। तो इसमें भी ये वैसी चीज़ बोल रहा है कि द डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग वॉज इंट्रिकेट, बहुत ही मुश्किल थी, न्यू हो गई या परप्लेक्सिंग हो गई तो वैसी थी, विथ मैनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। उसमें क्या थे, बहुत ही ज़्यादा टर्न्स एंड ट्विस्ट से। द मेज वॉज labyrinthine with many dead ends and confusing paths। The maze was labyrinthine with many dead ends and confusing paths। अब मेज़ जो होती है उसे आप ये बोल सकते हैं कि द मेज़ वॉज labyrinthine। आप इसको नेटवर्क बोलें या कोई ऐसी चीज़ बोल दें कि जो द मेज़ वॉज labyrinthine, मतलब वो जो थी, जो नेटवर्क था वो क्या था, बहुत ही घुमावदार था, क्रिप्टिक था, उस बिकॉज ऑफ मैनी डेड एंड्स एंड कंफ्यूजिंग पाथ्स। उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा, वेन पढ़ा होगा वाइड एरिया नेटवर्क, और ये जो वायर्स होती हैं आपके घरों में, इलेक्ट्रिक वायर्स, उसमें भी अगर वो उलझ जाएं, जैसे आपका हैंड फ्री उलझ जाता है समटाइम्स, तो ऐसी उलझी हुई चीज़ें, तो वैसे ही ये भी बोल रहा है कि द मेज वॉज labyrinthine with many dead ends and confusing paths। The next sentence is the explanation was convoluted making it hard to follow along। The explanation was convoluted making it hard to follow along। एक्सप्लेनेशन जो थी वो बहुत ही अनक्लियर थी, इसलिए मेकिंग इट हार्ड टू फॉलो अलोंग, मुश्किल हो रहा था उसे फॉलो करना। द इंस्ट्रक्शंस वर labyrinthine मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द टास्क एट हैंड। द इंस्ट्रक्शंस भी बहुत ही labyrinthine किस्म के, अनक्लियर किस्म के थे, इसलिए क्या था, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द टास्क को कंप्लीट करने में, जो दी गई थी टास्क, उसको मुश्किल हो रही थी। द नेक्स्ट सेंटेंस इज now we will see how to use the antonyms in the sentences। The speaker's words were lucid making it easy to understand। स्पीकर के बोलने वाले के जो अल्फाज थे वो बहुत ही क्लियर थे, इसलिए आसानी हो रही थी उन्हें समझने में। द प्रेजेंटेशन वॉज कोहेरेंट विथ अ क्लियर फ्लो ऑफ आइडियाज़। अब जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ लिखती, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रोसेस लिखा जिसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हो, तो प्रेजेंटेशन भी बहुत ही कोहेरेंट किस्म की थी, क्लियर किस्म की थी, जिसे फॉलो
विथ अ क्लियर फ्लो ऑफ आइडियाज़, जिसमें आपको क्लियरली जो फ्लो था आइडियाज़ का वो समझ आ रहा था. The water was pellucid, allowing us to see straight to the bottom. वाटर जो था, पानी जो था, बहुत ही शफाफ था, इसलिए हम देख सकते थे उसके बॉटम में. allowing us to see straight to the bottom. The author's writing was perspicuous with a clear and concise message. ऑथर की राइटिंग बहुत ही perspicuous थी, क्लियर थी, एंड ईजी टू अंडरस्टैंड थी, ईजी टू कॉम्प्रीहेंड थी. राइट, तो उसकी वजह से विद अ क्लियर एंड कंसाइज मैसेज, उसमें क्लियर एंड बहुत ही शॉर्ट किस्म का मैसेज के साथ, राइट, क्लियर एंड कंसाइज थी. द स्पीकर वॉज आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली. स्पीकर्स जो था बहुत ही अच्छा बोल रहा था, आर्टिकुलेट था, क्लियर था, वो एक्सप्रेस कर पा रहा था अपनी थॉट्स सही तरीके से और confidently, means without any fear, right. The next sentences, the text was legible with clear and easy to read fonts. टेक्स्ट जो था वो रीडेबल था, इसलिए विथ क्लियर एंड इजी टू रीड fonts भी उसमें बहुत ही क्लियर एंड इजी दिए गए थे, इसलिए वो पढ़ने में आसान था. द इंस्ट्रक्शंस वर unambiguous, leaving no room for confusion और एरर. इंस्ट्रक्शंस भी बहुत ही क्लियर थे, अनएम्बिगुअस थे, जिसकी वजह से कोई भी गुंजाइश नहीं रही कन्फ्यूजन की या एरर की. अब इसमें रूम की दो मीनिंग्स होती हैं. एक तो रूम जो हमारा कमरा होता है, द नेक्स्ट द सेकंड मीनिंग ऑफ द रूम इज़, जिसे हम गुंजाइश बोल रहे होते हैं या स्पेस बोल रहे होते हैं. कि इंस्ट्रक्शंस बहुत ही क्या थी, अनएम्बिगुअस थी, लिविंग नो रूम फॉर कन्फ्यूजन और एरर, जिसकी वजह से कोई भी गुंजाइश नहीं थी कन्फ्यूजन या एरर की. द एक्सप्लेनेशन वॉज एक्सप्लिसिट, प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन. एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही क्लियर थी, जो हमें प्रोवाइड कर रही थी नेसेसरी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन. The situation was transparent with nothing hidden or concealed. The situation was transparent with nothing hidden or concealed. जो सिचुएशन थी वो बहुत द सिचुएशन वॉज ट्रांसपेरेंट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट थी, क्लियर थी, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो सरप्टिशियस हो या हिडन हो. राइट, सरप्टिशियस ऑल्सो मीन्स हिडन. The answer was obvious, requiring no further explanation or clarification. आंसर भी बहुत ही क्लियर था, ऑब्वियस था, एक्सपेक्टेड था, और जिसकी वो एक्सप्लेनेशन की फर्दर या क्लासिफिकेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी. Okay, now let's move towards the idioms. These are the idioms. To beat around the bush means to avoid getting straight to the point. मेन मुद्दे पे नहीं आना, जो मेन टॉपिक है या जो मेन पॉइंट है उस पे नहीं आना और इधर उधर की बातें करते रहना. टू सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज मीन्स टू फोकस ऑन डिटेल्स इंस्टीड ऑफ सीइंग द बिग पिक्चर. बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में जाना, ना कि बड़ी पिक्चर पे या मेन चीज़ पे आना या जो एक्चुअल मसला है उस पे ध्यान देना. टू पुल द वूल ओवर समवन्स आइज मीन्स टू डिसीव समवन. किसी को धोखा देना भी ऐसे ही होता है, जैसे आप कोई चीज़ छुपाते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के, सपोज़ करें कोई बच्चा है जो पेरेंट्स से अपनी चीज़ें छुपाता है, तो वो क्या कर रहा होता है, ही इज़ एक्चुअली पुलिंग द वूल ओवर his parents' eyes, means he is deceiving his parents. To keep someone in the dark means किसी को अंधेरे में रखना वही होता है. To hold information from someone means बातें छुपाना, information छुपाना और सीक्रेट्स रखना. बेसिकली इसका मतलब ये है किसी को अंधेरे में रखना. वही आपके पेरेंट्स वाला एग्जाम्पल. या अगर आप किसी इदारे में काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कोई भी बंदा हो जो उस इदारे के साथ सिंसियर नहीं है और वो सीक्रेट मीटिंग्स रखता है या
सीक्रेट एग्रीमेंट्स कर रहा है तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया। टू कीप समवन इन डार्क हो गया बिल्कुल, मीन्स टू होल्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, to read between the lines. Now, the meaning of this idiom is to interpret what is not explicitly stated. Means उस चीज़ को इंटरप्रेट करना जो क्लियरली लिखी नहीं गई हो या क्लियरली वाजह ना हो. To have a bone to pick means to have disagreement or grievance with someone, किसी के साथ grudges रखना and disagreements रखना और क्वेरलसम होना, कैंटेनक्रस होना, ट्रैक्यूलेंट होना, डिसएग्रीमेंट रखना, ग्रीवेंस रखना, राइट. To be at sixes and sevens means to be confused or uncertain. To be at sixes and sevens is a very common idiom which usually come in exams. To be in a pickle means to be in a difficult and awkward situation. मुश्किल और बहुत ही बेढंगी किस्म की सिचुएशन में फंस जाना. To be on cloud nine means to be extremely happy or content, sorry, to be extremely happy or content, बहुत ही खुश होना, extremely happy होना. To be up in arms means to be very angry or upset about something. या तो बहुत ही एंग्री होना या तो बहुत ही क्या होना, अपसेट होना. बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं या आप अपसेट बैठे हुए हैं तो मोस्टली आपसे लोग पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं. या अगर आप बहुत खुश हैं फिर भी आपसे लोग पूछ रहे होते हैं, बिकॉज इट इज़ अनक्लियर होता है ना, इट्स एम्बिगुअस कि ये बंदा खुश क्यों है, ये बंदा सैड क्यों है, ये बंदा एंग्री क्यों है. तो हम लोग ये ईडियम्स यूज़ कर रहे होते हैं. दीज आर दी वेरी कॉमन ईडियम्स. टू बी अप इन आर्म्स मीन्स टू बी very angry or upset about something. The next idiom is to be up against it. To be up against it means to be facing a difficult or challenging situation. कोई भी ऐसी सिचुएशन फेस करना जो डिफ़िकल्ट हो या चैलेंजिंग हो. टू बी अप फॉर ग्रेप्स मीन्स टू बी अवेलेबल फॉर समवन टू टेक और क्लेम. टू बी अवेलेबल फॉर समवन टू टेक और क्लेम, किसी के लिए भी अवेलेबल होना. Yes, now we'll see how to use these idioms in a sentences. Instead of beating around the bush, be clear and get straight to the point. आप इधर उधर की बातें करना छोड़ दें या करनी ना करें. Instead of beating around the bush, इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप जो है वो स्ट्रेट उस पॉइंट पे आएँ जो आप बोलना चाह रहे हैं. मीन्स डू नॉट वंडर, डू नॉट डाइग्रेट फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड टॉपिक which you want to tell to people, which you want to present and which you want to describe to people. मीन्स उसी मेन पॉइंट पे आप आए जो आप बोलना चाह रहे हो. डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स एंड मिस द बिग पिक्चर. सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज. डोंट फोकस ऑन द डिटेल्स. इतना डिटेल्स पे आप फोकस ना करें एंड जो मेन मसला है आप उससे देखें. और सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज़. आप फॉरेस्ट को देखें. दिस वॉज द इडियम विच वी हैड स्टडीड राइट नाउ. टू सी द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज मीन्स टू फोकस ऑन डिटेल्स इंस्टीड ऑफ सीइंग द बिग पिक्चर. मीन्स बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स पे गौर करना, ना कि किसी इंस्टीड ऑफ सीइंग द बिगर पिक्चर. और बिग पिक्चर मीन्स मेन मसले पे आना चाहिए था उन्हें, बट ही इज़ फोकसिंग ऑन डिटेल्स. Right, so the sentence is similar to it. Don't focus on the details and miss the big picture. See the forest for the trees. This is the meaning of this idiom. And we can say that this person always sees the forest for the trees and he don't focus on the main issues and the problem which the public is facing. You can make your own sentences. Don't try to deceive someone by pulling the wool over someone's eyes.
आप किसी को धोखा ना दें. डोंट ट्राई टू डिसीव समवन. डोंट ट्राई टू डिसीव समवन बाय पुलिंग द वूल ओवर देयर आइज़. उनको जो है वो उनसे इंफॉर्मेशन छुपा के या उनसे झूठ बोल के जो है, या उनकी आंखों में धूल झोंक के आप जो है वो किसी को डिसीव ना करें. डोंट कीप समवन इन द डार्क बाय विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम. किसी से भी इंफॉर्मेशन ना छुपाएं और किसी को भी डार्क में ना रखें. डोंट कीप समवन इन द डार्क बाय, आई मीन इंफॉर्मेशन छुपाएंगे तो आप क्या रखेंगे, किसी को डार्क में ही रखेंगे. Don't just interpret what is not explicitly stated. Read between the lines to understand the full meaning. Don't interpret. आप interpret ना करें, just clearly देखें जो लिखा हुआ है ताकि आप उसकी meaning सही से समझ सकें. The next sentence is, if you have a disagreement or grievance with someone, don't beat around the bush. Have a bone to pickle with them. Have a bone to pick with them instead. अभी ये हमने ईडियम पढ़ा था कि आप जो है वो क्या थे, आप एंग्री थे, यू हैव अ डिसएग्रीमेंट और ग्रीवेंस रखते थे. टू हैव अ बोन टू पिक, राइट. सो द सेंटेंस ऑफ इट इज, if you have a disagreement or a grievance with someone, don't beat around the bush. अगर किसी के साथ आपको मसला है या आपको कोई दुख पहुंचा है या आपको कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप क्या करें, इधर उधर की बातें ना करें. हैव अ बोन टू पिक विथ देम इंस्टीड. और उनके साथ क्या आपको जो है वो जो डिसएग्रीमेंट में आप जो है रह रहे हैं तो इसके लिए आपको डोंट बीट अराउंड द बुश, हैव अ बोन टू पिक विथ देम इंस्टीड. आप उनके साथ जो है वो मसले पे बात करें. और डिसएग्रीमेंट को जो है वो ख़त्म ऐसे नहीं किया जाता कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं. यू कैन ट्रांसलेट इट इन उर्दू because these are very easy sentences. You can, I think, understand it well. Don't be confused or uncertain. Be at sixes and sevens. आप confused ना रहें, राइट. एंड बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स अभी हमने जो पढ़ा इसका मतलब ये था कि आप confused और uncertain ना रहें. बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स means to be confused. After hearing this news I was at sixes and sevens. आप ऐसे ही इसका सेंटेंस बना ले, at sixes and sevens. Don't put yourself in a difficult or awkward situation. Avoid being in a pickle. Avoid being in a pickle भी अभी हमने पढ़ा के to be in a difficult or awkward situation. तो इसमें भी बिल्कुल यही बात कर रहा है कि don't be confused or uncertain. बी एट द सिक्सेस एंड सेवन्स. इसका मतलब ये हुआ कि डोंट, द idiom is have a bone to pick. Have a bone to pick. And the next is to be at sixes and sevens. We were studying this third sentence. Don't put yourself in a difficult and awkward situation. खुद को किसी मुश्किल और ऐसी ख़राब चीज़ में ना डालो. एंड अवॉइड बीइंग अ पिकल, और कंफ्यूज ना रहो. इफ़ यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी और कॉन्टेंट, डोंट बी क्रिप्टिक, बी ऑन क्लाउड नाइन. अगर आप एक्सट्रीमली हैप्पी रहना चाह रहे हैं, कॉन्टेंटेड रहना चाह रहे हैं, कंटेंट रहना चाह रहे हैं, हैप्पी रहना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, क्रिप्टिक ना रहें, पजलिंग ना रहें, कंफ्यूज ना रहें, आप हैप्पी रहें. टू बी एट क्लाउड नाइन मीन्स टू बी हैप्पी. डोंट बी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग. डोंट बी इनिग्मेटिक, बी अप इन द आर्म्स. ये भी अभी हमने पढ़ा कि बी अप इन द आर्म्स. टू बी वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग. तो सेंटेंस में भी ये बोल रहा है कि डोंट बी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग. डोंट बी निगमेटिक, बी अप इन द आर्म्स इंस्टीड. कि इसमें भी आप जो है वो ये बोल रहा है कि आप एंग्री ना रहें और इनिग्मेटिक ना रहें, और आप जो है वो क्या
बी अप इन द आर्म्स, आप जो है इसमें जैसे लिखा हुआ है कि बी अप इन द आर्म्स मीन्स वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग। जैसे हम लोग बहुत ही क्यूरियस होते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो हम लोग बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसमें ये बात कर रहा है कि आप अपसेट ना हो। I think it's very easy for you. I had chosen easy sentences for you. The next sentences: if you are facing a difficult or challenging situation, don't be inscrutable, be up against it instead। अगर आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो आप उसमें भी परेशान ना हो और ऐसे बिल्कुल आप पजल ना हो जाएं और उसको फेस करें एंड उस चैलेंजिंग सिचुएशन में आई मीन आपको ऐसे बिल्कुल परप्लेक्स नहीं होना चाहिए। डोंट मेक समथिंग अवेलेबल फॉर समवन टू टेक और क्लेम विदाउट लेटिंग देम नो। डोंट बी मिस्टीरियस, बी अप फॉर द ग्रेप्स इंस्टीड। इसका भी मतलब वही हो गया कि आप जो है वो don't make something available for someone to claim or take or a claim without letting them know। कोई भी चीज़ ऐसी ना उठाएंगे, आप किसी को बता नहीं रहे हैं और मिस्टीरियस आप हो जाएंगे ना किसी के नज़र में अगर आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें, अवॉइड कर दें। डोंट हैव अ सीक्रेट प्लान और पर्पस, डोंट बी लैब्रिंथीन, बी अप टू समथिंग इंस्टीड। आप जो है वो सीक्रेट प्लान या कोई पर्पस ना रखें, बहुत ही आप जो है वो परप्लेक्स ना रहें, आप जो है वो उस चीज़ को क्लियर कर दें। क्योंकि जब ऑब्सक्योर चीज़ें होती हैं, हिडन होती हैं और आपको नहीं पता, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू अदर देन दिस सेंटेंस कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप अपनी दिल में कोई और चीज़ रख के बैठे होते हैं। मतलब जैसे फैमिली में ही होता है कि आप जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है ना मैच नहीं कर पाती और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो जो चीज़ हिडन होती है और जो चीज़ इनिग्मेटिक होती है तो इसलिए इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे तो लग रहा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन hit the like button, subscribe my channel because it always keeps me motivated and it took a lot of effort to make every video for you people because it's difficult to make slides and to gather the material. And if you are if you think that it's informative for you, then please subscribe my channel, like my video and share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.